गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। यस मैम। बोर्ड पे लिखा हुआ भी क्लियर दिख रहा है ना? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? नो। नो मैम। हाँ ठीक है। चलो बच्चों, अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था प्रासरण व प्रासरण दाब का, जिसमें आपने प्रासरण दाब के नियम पढ़े थे। तनु विलयनों के लिए वन टॉप समीकरण पढ़ा था और प्रासरण दाब पे आपने 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे। प्रासरण दाब और अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में आपने संबंध भी किया था। आज देखो आपका टॉपिक है विलयनों के अपसामान्य, विलयनों के अपसामान्य मान या असामान्य मान, असामान्य मान या इनको प्रेक्षित मान भी बोलते हैं। प्रेक्षित मान या असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तुम इनमें चाहे कोई सा भी नाम रख सकते हो। विलयनों के अपसामान्य मान या असामान्य मान या प्रेक्षित मान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखो बच्चों, विलयनों के अपसामान्य मान या प्रेक्षित मान क्या होते हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था, विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था यानी गैस व द्रव अवस्था। विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था विलायक में अपरिवर्तित होती है। विलायक में क्या होती है? अपरिवर्तित। परिवर्तित नहीं होती, कैसी होती है? अपरिवर्तित। इसे तो विलयनों का, या फिर ऐसे बोल दो, विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था विलायक में अपरिवर्तित रहती है। अतः अणु संख्य गुण धर्मों के मान, अणु संख्य गुण धर्मों के जो मान होते हैं वह सामान्य मान कहलाते हैं। असामान्य नहीं बोल रही, सामान्य मान। मैंने आपको अणु संख्य गुणधर्म वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब आपको बताया था वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर तो निर्भर करते हैं,
परंतु प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उसे क्या कहा जाता है? अणु, संख्या, गुण, धर्म। अजय, मैंने अभी पूछा था तब तो कह रहा था कि दिख रहा है, अब इतनी देर में क्या हो गया? बिल्कुल साफ लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो देखो, विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था विलायक में अपरिवर्तित रहती है, अतः अणु, संख्या, गुण, धर्मों के मानों को ही क्या कहा जाता है? सामान्य मान। यदि विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन या वियोजन होता है, संगुणन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना। विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन या वियोजन होता है तो अणु, संख्या, गुण, धर्मों के मान सामान्य मानों से क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनको ही अणु, संख्या, गुण, धर्मों के जो मान है वो सामान्य मानों से क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे, जिसको क्या कहा जाता है? प्रेक्षित मान या अपसामान्य मान या असामान्य मान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। यदि विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन होता है तो अणुभार बढ़ जाता है, और विलेय पदार्थ का विलायक में वियोजन होता है तो अणुभार क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यदि अणु, संख्या, गुण, धर्मों के मान सामान्य मानों से परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रेक्षित मान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। इन चारों में से तुम कोई सा भी नाम बोल सकते हो, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था विलायक में अपरिवर्तित रहती है, अतः अणु, संख्या, गुण, धर्मों के मान सामान्य मान कहलाते हैं। यदि विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन या वियोजन होता है तो अणु, संख्या, गुण, धर्मों के मान सामान्य मानों से क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रेक्षित मान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। यदि विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन होता है तो अणुभार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और विलेय पदार्थ का विलायक में वियोजन होता है तो अणुभार क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। ये होते हैं अपसामान्य, असामान्य या प्रेक्षित मान। अभी आपको एग्जाम्पल सोल्व करवाएंगे तब बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि प्रेक्षित मान किसे कहा गया है, कैसे घट रहा है और कैसे बढ़ रहा है। अब देखो, इसी में अपन पढ़ रहे हैं वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। वांट ऑफ गुणांक को किसे दर्शाते हैं? आई से, स्मॉल आई से। देखो, जब विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन या वियोजन होता है तो अणु, संख्या, गुण, धर्मों के मान सामान्य मानों से परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको प्रेक्षित या अपसामान्य या असामान्य मान कहा जाता है। इन्हीं असामान्य मान या प्रेक्षित मानों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वांट ऑफ गुणांक आई के द्वारा। प्रेक्षित मानों को ही किसके द्वारा प्रदर्शित करोगे? वांट ऑफ गुणांक आई के द्वारा। तो देखो, वांट ऑफ गुणांक आई का सूत्र होता है वांट ऑफ गुणांक आई का सूत्र होता है वियोजन या संगुणन। वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल कणों की संख्या
वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व वियोजन या संगुणन के पूर्व कुल कणों की संख्या कुल कणों की संख्या। अभी पूर्व और बाद में कुल कणों की संख्या क्या होती है, अभी अपन वियोजन की मात्रा वोंटोफ गुणांक आई में संबंध करेंगे, तब यही सूत्र काम में आएगा। वहां पे देखना कि पश्चात का मतलब क्या है, पूर्व का मतलब क्या है। तो वोंटोफ गुणांक आई बराबर वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व कुल कणों की संख्या। या तुम इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो, वांट ऑफ गुणांक, और वांट ऑफ गुणांक को किसे दर्शाया है, आई से। विलयनों के अणु संख्य गुण धर्मों के विलयनों के अणु संख्य गुण धर्मों के प्रेक्षित मान विलयनों के अणु संख्य गुण धर्मों के प्रेक्षित मान। अणु संख्य गुण धर्म तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, चारों में से कोई भी आपके न्यूमेरिकल में आ जाए, जिसका भी नाम आ जाए उनका यहाँ पे क्या आएगा, प्रेक्षित मान। जैसे हिमांक में अवनमन आ जाए, कवथनांक में ऊनियन आ जाए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आ जाए, या फिर प्रासरण दाब आ जाए। यहाँ पे उन चारों का मतलब है अणु संख्य गुण धर्मों के प्रेक्षित मान बटा विलयनों के अणु संख्य गुण धर्मों के विलयनों के अणु संख्य गुण धर्मों के सैद्धांतिक मान। गुण धर्मों के क्या है, सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक और प्रेक्षित मानों का मतलब है, सैद्धांतिक मान वास्तविक मान होता है। जैसे आप किसी को भी पूछ ले भाई NaCl का सैद्धांतिक अणुभार क्या होगा, तो आप बताओगे सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 58। वो तो क्या हो गया, सैद्धांतिक। और प्रेक्षित मान क्या होता है, जब किसी चीज का निकाला जाता है, किसी भी चीज का मान देकर उसको जब निकाला जाता है तो वो कौन सा मान होता है, प्रेक्षित मान होता है। वोंट, या तुम इसका सूत्र ऐसे भी लगा सकते हो, वांट ऑफ, ये सभी सूत्र अभी तुम्हारे काम आएंगे। वांट ऑफ गुणांक आई बराबर सैद्धांतिक अणुभार, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार बटा क्या होता है, प्रेक्षित अणुभार। ये तो आपके वोंट ऑफ गुणांक आई के क्या बन गए, सूत्र बन गए। अभी अपन इसके टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सभी सूत्र आपको काम आएंगे। तो वोंट ऑफ प्रेक्षित मानों को ही किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वोंट ऑफ गुणांक आई के द्वारा। और वोंट ऑफ गुणांक आई बराबर वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल कणों की संख्या या वियोजन या संगुणन के पूर्व कुल कणों की संख्या। वोंट ऑफ गुणांक आई बराबर विलयनों के अणु संख्य गुण धर्मों के प्रेक्षित मान बटा विलयनों के अणु संख्य गुण धर्मों के सैद्धांतिक मान। वोंट ऑफ गुणांक आई बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। ये तो इसके क्या बन गए, सूत्र। अब देखो ये सभी सूत्र कहाँ पे यूज करने हैं और कैसे काम आए हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका टॉपिक है, यदि विलेय पदार्थ का विलायक में, अभी कनिष्का सोनी बोल रही थी कि मैम कैसे होता है संगुणन और वियोजन। बेटा पहले टॉपिक को पूरा समझा करो और उसके बाद में पूछा करो। अभी कैसे होता है वो ही तुम्हारे सामने आ रहा है, ठीक है कनिष्का। देखो अपन पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यदि विलेय पदार्थ का
विलायक में विलेय पदार्थ का विलायक में वियोजन होता है। विलेय पदार्थ का विलायक में क्या होता है? वियोजन होता है। तो वियोजन की मात्रा को एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। वियोजन की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल्फा से। वियोजन की मात्रा एल्फा वांट ऑफ गुणांक को किसे दर्शाया? आई से। यदि विलेय पदार्थ का विलायक में वियोजन होता है तो वियोजन की मात्रा एल्फा व वांट ऑफ गुणांक आई में निम्न संबंध होता है। या तुम इसको सीधे तरीके से भी लिख सकते हो, वियोजन की मात्रा एल्फा और वांट ऑफ गुणांक आई में संबंध। देखो बच्चों, वियोजन हो रहा है माना विलेय पदार्थ का, अब एक एक लाइन को ध्यान से सुनोगे, माना विलेय पदार्थ का एक अणु n अणुओं में वियोजित हो रहा है। विलेय पदार्थ का एक अणु है, वो किसमें वियोजित हो रहा है? n अणुओं में वियोजित हो रहा है। जैसे विलेय पदार्थ का A अणु है और ये n अणुओं में वियोजित हो रहा है, तो क्या बना लिया? NB। विलेय पदार्थ का एक अणु n अणुओं में वियोजित हो रहा है, A से क्या बन रहा है? B। और किस में वियोजित हो रहा है? n अणुओं में वियोजित हो रहा है। प्रारंभ में इसके मोल, प्रारंभ में मोल, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वियोजन के पूर्व, और यहाँ पे लिख सकते हो वियोजन के बाद, कुछ भी लिख सकते हो। प्रारंभ में भी मोल लिख सकते हो या वियोजन के पूर्व भी बोल सकते हो इनको। वियोजन के पूर्व एक का 1 मोल था और इसका कितना मोल हुआ? 0। कितना हुआ? 0। वियोजन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, वियोजन के बाद अपन केवल इस टाइम पे वियोजन पढ़ रहे हैं, न कि संगुणन। संगुणन बाद में पढ़ेंगे, वियोजन आने पर संगुणन तुम खुद ही करते चलोगे। वियोजन के बाद देखो, इसका तो 1 माइनस एल्फा है और इसका n एल्फा है। इसका क्या है? n एल्फा, क्योंकि वियोजन की मात्रा को किससे दर्शाया है? एल्फा। इसके मोल कितने हैं? 1, तो 1 माइनस एल्फा वियोजन के बाद, और इसके कितने हैं? 0, तो वियोजन के बाद इसका कितना हो गया? n एल्फा। तो देखो, वियोजन के पूर्व कुल कणों की संख्या, वियोजन के पूर्व कुल कणों की संख्या, बोलो वियोजन के पूर्व कुल कणों की संख्या क्या है? 1 प्लस 0 बराबर कितना आया? 1। ये तो वियोजन के पूर्व क्या हो गई? कुल कणों की संख्या। अब देखो, वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या, या वियोजन के पश्चात भी बोल सकते हो तुम्हें, तो वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, बोलो वियोजन के पश्चात क्या हो जाएगी? 1 माइनस एल्फा
प्लस क्या आ गई, एन एल्फा। ये हो गई वियोजन के पूर्व कणों की संख्या और ये हो गई वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। अभी अभी मैंने आपको वांट ऑफ गुणांक आई पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको सूत्र बताया वांट ऑफ गुणांक आई। वांट ऑफ गुणांक को किसे दर्शाया, आई से। इसका सूत्र मैंने आपको बताया था वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, केवल वियोजन पढ़ रहे हो, तो सूत्र में क्या लगा दोगे, वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटा वियोजन के पूर्व कुल कणों की संख्या। ये आपका सूत्र था जो मैंने अभी अभी 3 सूत्र बताए थे और मैंने कहा था ये सभी सूत्र किसी न किसी जगह अभी काम आते चलेंगे। वियोजन के पूर्व कुल कणों की संख्या। अब देख देख के बताते चलो, बताओ आई बराबर वियोजन के पश्चात कणों की संख्या क्या है, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और वियोजन के पूर्व संख्या कितनी है, 1। अब देखो इसका आगे आगे करते चलो, आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ये आई बराबर हो गया, ये तो 1 है, 1 से गुना करोगे तो आई आएगी। अब देखो आई माइनस 1, इसको मैं इधर ले आई, आई माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। अब मैं इनमें किसका भाग दे देती हूँ, एल्फा का, तो आई माइनस 1 बराबर एल्फा, एल्फा का भाग दोगे तो यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, एन एल्फा। आई माइनस 1 बराबर एल्फा, और यहाँ पे सॉरी एन एल्फा लिख दिया, यहाँ पे केवल क्या आएगा, एन, क्योंकि एल्फा से एल्फा, तो एल्फा -1 प्लस क्या आ गया, एन आ गया। अब देखो एल्फा, एन को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एन -1, एन -1। अब आई, आपको वियोजन की मात्रा एल्फा और वांट ऑफ गुणांक आई में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो एल्फा बराबर अपन कर लेते हैं, एल्फा बराबर आई -1 बटा एन -1। यही वियोजन की मात्रा एल्फा और वांट ऑफ गुणांक में क्या होता है, संबंध होता है। तो एक अणु कितने अणुओं में वियोजित हुआ, एन अणुओं में। प्रारंभ में मोल 1 आया और पश्चात मोल कितना आया, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, जहां पे एल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। आपने सूत्र लगा दिया कि वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटा वियोजन के पूर्व कुल कणों की संख्या। अब देखो वियोजन के पश्चात 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा और बटा 1 पूर्व कणों की संख्या है, तो आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, आई -1 बराबर माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, आई -1 बराबर एल्फा तो -1 प्लस एन, आई -1 बराबर एल्फा, एन को इधर ले आई तो एन -1, तो एल्फा बराबर आई -1 बटा एन -1।
ये वियोजन की मात्रा एल्फा और वॉन ऑफ गुणांक आई में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, जब मैंने आपको फॉर्मलता पढ़ाई थी तब मैंने कहा था यदि कोई भी विलेय पदार्थ का विलायक में घोला जाता है तो अणुभार दुगना हो जाता है, यानी सूत्रभार अणुभार का क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। जिसमें आपने बेंजोइक अम्ल का भी किया था, और बेंजोइक अम्ल किस में घुल रहा था, बेंजीन में घुल रहा था, और द्वितीय अणु बना रहा था, या अणुभार क्या कर रहा था, दुगना कर रहा था। इसका मतलब वहां पे तो क्या हो रहा था, संगुणन हो रहा था। और अब यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, वियोजन। तो अभी आप क्वेश्चन देखना और फिर आप अणुसंख्य गुणधर्म भी समझ जाओगे कि क्वेश्चन में सूत्र में मैं अणुसंख्य गुणधर्म बोल रही थी तो वो कहाँ पे गए। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड के 0.4113% जलीय विलयन 0.343 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यहाँ पे जमने का मतलब आप समझ गए होंगे, हिमांक में अवनमन, उबलता है वो तो क्वथनांक, जमता है वो हिमांक। तो देखो अणु संख्या गुणधर्म हिमांक आया कि नहीं आया, 0.343 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है। अब इसका मतलब भी समझ लो, फिर सूत्र में तुम ही सब रखोगे और बताते जाओगे, मैं पूछूंगी कि किसका मान क्या है। LiCl का 0.413% का मतलब है कि 0.413 ग्राम में कितने में घुला हुआ है, 100% विलयन में घुला हुआ है। 0.413 ग्राम कितने विलायक में घुला हुआ है, 100 में घुला हुआ है, जलीय विलयन बनाए तो 100 का कितना ग्राम विलेय है, 0.13 ग्राम। LiCl का 0.13% जलीय विलयन इस पे जमता है। तो LiCl सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, ये सब लवण होते हैं। तो मैं LiCl की जगह लवण भी लिख सकती हूँ, और तुम अगर लवण नहीं लिखना चाहो तो उसकी जगह LiCl भी यूज कर सकते हो। तो लवण के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि जल के लिए Kf का मान, Kf यहाँ पे क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। मैंने आपको मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बताई थी, बोलो एक अणुसंख्य गुणधर्म है कि नहीं है। मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बताई थी कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल विलेय किया जाता है तो वो ही क्या कहलाया था, मोलल अवनमन स्थिरांक। तभी मैं बार बार यहाँ पे परिभाषा में बोल रही थी कि अणु संख्या गुणधर्मों के मान सामान्य मानों से परिवर्तित हो जाते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं, प्रेक्षित मान या असामान्य मान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है कनिष्क का, अब आया समझ में। स्टार्ट टॉपिक करते ही कैसे कैसे बोलने लग जाती है, पहले पूरा समझा कर बेटा, उसके बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो
यदि KF बराबर आपको दिया गया है 1.86, सब कुछ तुम्हें छोटी छोटी चीजें अच्छी तरह बताई हुई है, फिर भी तुम जानबूझकर चेट करते हो डिस्टर्ब करने के लिए। KF बराबर 1 पॉइंट, यदि आपको दिख नहीं रहा है, यदि KF बराबर मैं आपको दे रही हूं जल के लिए 1.86 और मैंने इसकी आपको इकाई बताई थी केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये आपके पास में किसका मान है? KF का। सबसे पहले आपको पहचानना है कि मेरे पास अणु संख्या गुण धर्म क्या आया है। मनीष शर्मा, मैम क्लियर नहीं दिख रहा? बेटा क्लियर ही दिख रहा है, तुम्हें कैसे नहीं दिखता? मेरे पास स्क्रीन एकदम साफ है। हाँ, इस क्वेश्चन पर जरूर थोड़ा सा फोकस पड़ रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि अणु संख्या गुण धर्म मेरे पास क्या आया है। आपके पास अणु संख्या गुण धर्म क्या आया है? हिमांक में अवनमन। क्या आया है? हिमांक में अवनमन। लेसन में क्रम क्रम से टॉपिक पढ़ाने का मतलब यही रहता है ताकि आगे आगे उस टॉपिक का नाम आए तो तुम्हें ये न लगे कि ये क्या बोल रही है मैडम। ठीक है, तो तभी मैं शुरू से कह रही थी कि इस लेसन को पढ़ते रहना। इस लेसन को ही नहीं चाहिए, कोई सा भी लेसन पढ़ाया जाए, हर टॉपिक को रोजाना पढ़ते रहना चाहिए ताकि आगे आगे उसका नाम आता रहे, तुम्हें वो रिपीट भी होता रहे और याद भी होता रहे। अब देखो, हिमांक में अवनमन आया है। चलो हिमांक में अवनमन के लिए राउले का नियम याद करो। मैंने क्या बताया था? अवाष्प से हिमांक में अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ की किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। तो चलो हिमांक में अवनमन का सूत्र लगाओ। सबसे पहले तो डेल्टा TF बराबर KF मोललता के समानुपाती था, तो मैं शुरू से सूत्र नहीं लिख रही, डायरेक्ट लिख देती हूँ N अपॉन कैपिटल W गुणा अजहार। सूत्र बनाओ, डेल्टा TF बराबर KF विलेय के मोलों की संख्या। तुम्हें अच्छी तरह याद है, शुरू से ये चीज पढ़ रहे हो। स्मॉल w या फिर मैं WA लिख सकती हूँ, उसकी जगह तुम्हें अच्छी तरह बताया हुआ है विलेय। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ WA और यहाँ पे लिख देती हूँ MA। गुणा में क्या है? अजहार, और ये कैपिटल W है तो इसकी जगह भी चाहे तुम WB कर सकते हो, या तो स्मॉल w बटा स्मॉल m कैपिटल W भी लिख सकते हो, या फिर विलेय है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो ताकि तुम्हें कंफ्यूज भी न हो। ठीक है, अब देखो, अणु संख्या गुण धर्मों के मान सामान्य मानों से परिवर्तित हो जाते हैं, जिसी को क्या कहा गया था? प्रेक्षित मान या अपसामान्य मान। अब आपके पास देख लो क्या क्या है और क्या नहीं है, बताओ। डेल्टा TF बराबर हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन कितना दिया गया है? 0.343 डिग्री सेल्सियस। KF बराबर क्या दिया गया है? 1.86 और WA बराबर कितना दिया गया है? 0.413। देखो मैंने अभी अभी बताया था